हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आप ये वीडियो यकीनन इसी वजह से देख रहे होंगे कि आप न्यूजीलैंड में इंटरेस्टेड हैं और न्यूजीलैंड में मूव होना चाह रहे होंगे। और इसके साथ साथ आपने बहुत सारी जो है वो एजेंट्स को विज़िट किया होगा और डिफरेंट एजेंट से आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी और आप हो सकता है कि कंफ्यूज हों। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए कि मिसलीडिंग बहुत ज़्यादा है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि गाइड करूं स्टेप बाय स्टेप और जितना आसान तरीके से मैं समझा सकूं कि आप कैसे जो है वो न्यूजीलैंड मूव हो सकते हैं। तो इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला नहीं है। इट वेरीज केस टू केस, यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रोफाइल है। तो उसके हिसाब से जो है वो पाथ भी होगा और उसके हिसाब से ही जो है वो आप एफर्ट भी करेंगे। तो अब जो मेरी वीडियो है इसके अंदर यकीनन मैं सबको तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेजॉरिटी जो लोग इसके अंदर फॉल करेंगे वो ज़्यादातर होंगे जो कि 30 से लेके 40 की एज के दरमियान हैं। इसलिए कि ये वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो स्टडी वीज़ा की तरफ नहीं जा रहे होते बल्कि इमिग्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एज है आपकी 30 to 40, बल्कि क्लोज टू 40 यानी 36 से 40 कह लें, ये लास्ट एक एज ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो अगर आपने इस टाइम के अंदर डिसाइड नहीं किया, रिगार्डलेस ऑफ आप न्यूजीलैंड आना चाह रहे हैं, आप किसी और भी कंट्री में आना चाह रहे हैं, तो अगर ये आपने मिस कर दिया टाइम तो इसके बाद आपकी इमिग्रेशन जो है वो किसी भी कंट्री की ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है उसके दो तीन रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि आपकी एज है, सेकेंडली ये है कि आप जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है वैसे वैसे आपके जो रिस्क लेने का जो पोटेंशियल है वो कम होते जाता है। क्यों? इस वजह से कि आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के जो बच्चे हैं वो हायर स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल में आ जाते हैं, तो उसमें फिर वो हर्डल्स आ जाता है कि भाई जैसे कि आपका बच्चा ईयर 12 में है, ईयर 13 के अंदर है, तो इमिग्रेशन के अंदर जो है वो 18 तक डिपेंडेंट होता है। अगर 18 से बड़ा है तो वो आपके डिपेंडेंट के अंदर नहीं आता है। तो अगर आपका बच्चा 18 से अबव है तो उसकी इमिग्रेशन का चांसेस मुश्किल है, यानी वो आपकी डिपेंडेंसी में नहीं आएगा। तो उसको सेपरेट आपको स्टूडेंट वीज़े पे या किसी और वीज़े के ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड या किसी और कंट्री के अंदर आ सकता है। तकरीबन जो ये रूल्स हैं वो स्टैंडर्ड हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो। तो एक तो बात हो गई कि जो लोग 35 से लेके या 36 से 40 के दरमियान है उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी अगर आपने कहीं भी किसी भी कंट्री में मूव होना है, न्यूजीलैंड है या कोई और ऑस्ट्रेलिया है, तो ये टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल है आपके लिए। यानी आपने इस टाइम में अपना माइंड बनाना है और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपने जो है वो इसके ऊपर प्लानिंग और इस पे थिंकिंग जो है वो शुरू कर देनी है। और जो भी पॉसिबल वेज हैं उस पे आपने काम शुरू कर देना है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि डिस्करेज भी करेंगे, मिसलीड भी करेंगे, लेकिन आपने जो है वो अपनी रिसर्च जो है वो पूरी करनी है और अपना माइंड अपना क्लियर करना है। कंफ्यूजन आपने नहीं रखनी है। लेकिन अगर आपका माइंड क्लियर नहीं होगा आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका माइंड क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूज हैं। एक तरफ उनकी एक जॉब है और एक लाइफ है मिडिल ईस्ट की, सबको पता है, स्पेशली दुबई की बहुत फैंसी लाइफ है, ड्रीम लाइफ कहलाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो रियलिटी ये भी है कि वो हमेशा नहीं रहेगी, आपने एक टाइम में मूव होना ही है। स्पेशली जब आपके बच्चे जो है वो 18 के या इंटर वहाँ पे 12 ग्रेड फिनिश कर लेते हैं तो हायर स्टडीज़ के लिए तो उनको भेजना ही है। तो बजाय इसके कि आप वो सारा पैसा जो आपने सेविंग की है वो आप उनकी स्टडी पे लगा दें, तो आप उनके साथ ही जो है वो मूव हो जाएं, यानी उनके 18 होने से पहले ही किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे वो ही लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है हासिल कर सकें और आप उनके साथ ही हों। तो इस वजह से जो है वो जितने भी लोग हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर, मेरी एडवाइस उनको यही है कि वो अपना माइंड क्लियर करें और कोशिश करें कि कंपेयर नहीं करें। देखें दोनों जो इंडस्ट्रीज हैं या दोनों मार्केट जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज हो रहा हूँ,
इस सेंस में कि सिचुएशन या केस बिल्कुल सेम है, यानी कि न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, आप ये सारी जो है वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, टैक्सेशन सिस्टम है यहाँ पे। तो आप इसको दुबई से, कतर से कंपेयर नहीं करें कि भाई वहाँ तो इतनी सेविंग है तो यहाँ पे हमारी क्या सेविंग होगी। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप कभी भी माइंड अपना क्लियर नहीं कर पाएंगे और आपको ये प्रॉब्लम रहेगी, आप मूव ही नहीं कर पाएंगे उस केस में। तो ये मैं आपको साथ साथ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है, आपकी सेविंग वैसे नहीं होगी, यानी कि इनटेक आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी, बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, आपका मेडिकल फ्री होगा, और लॉन्ग टर्म पे जो है वो बेनिफिट आपको आहिस्ते से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आप सिस्टम के अंदर इन होते हैं, यूज टू होते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो कि अभी मिडिल ईस्ट में बैठ के या जब तक आप सिस्टम में इन नहीं होंगे आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत फैंसी जो है वो आप इमेज आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी इश्यूज होते हैं, लेकिन वो ऐसे इश्यूज होते हैं कि आप उनको कोप अप कर सकते हैं, उनके साथ जो है वो मैनेज किया जा सकता है, वैसे इतने कोई बड़े इश्यूज नहीं होते। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए, कौन सा कंट्री बेहतर है, न्यूजीलैंड बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया बेहतर है या कनाडा। तो इसमें अगेन ये आपकी चॉइस है, तीनों कंट्रीज अच्छे हैं, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी प्रेफरेंस है कि आपको क्या, कौन सा कंट्री सूट करता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी से एडवाइस लेंगे जो कनाडा के अंदर है, वो कहेगा कनाडा इज़ द बेस्ट। जो ऑस्ट्रेलिया में है, जाहिर सी बात है वो इसी वजह से है कि वहाँ पे सेटिस्फाई है, तो कहेगा ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कंट्री दुनिया में कोई नहीं है। और अगर कोई न्यूजीलैंड के अंदर है तो वो आपको कहेगा कि भाई न्यूजीलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री। तो आप अपने ही पहले क्लियर करें माइंड कि आपको क्या चाहिए, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो क्या चीज़ आपको ज़्यादा एडमायर करती है। सेफ्टी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, जॉब है, कुछ लोगों को बिग सिटीज़ पसंद है, कुछ को जो है वो आपकी थोड़ी सी स्लो लाइफ पसंद है। तो उस हिसाब से आप डिसीजन करें। अगर आप तीनों कंट्रीज़ के अंदर जो है वो कनाडा आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आपको आपकी जो फील्ड है उस हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा चॉइसेस हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उसको परसू कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया है तो आप उसको देख सकते हैं, अगर न्यूजीलैंड है तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो कोशिश करें कि तीनों को, अगर आप फीडबैक ले रहे हैं, किसी से नॉलेज इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसको न्यूट्रल बेसिस के ऊपर एसेस करें और आपका क्या केस है। ठीक है ना, तो हर एक अपना अपना केस होता है। तो इंस्पायर ठीक है हो आप लोगों से, दूसरे लोगों से, लेकिन जो आपको बेहतर लग रहा है, जो आपकी फैमिली के लिए सूट करता है, उसके बेसिस पे डिसीजन आप अपना लें। अच्छा, अब बहुत सारे जो लोग व्यूवर्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि आपने शुरू में 30 to 40 ईयर्स के लोगों के लिए कहा था, तो जो बाकी लोग हैं जो एज ग्रुप में नहीं आते वो क्या करें। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ये पाथवे नहीं है, वो भी यही पाथवे लेके जा सकते हैं, सेम स्टाइल ऑफ रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ऑप्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो स्टडी ऑप्शन ले सकते हैं। 30 to 40 वाले वो हैं जिनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है, 10-12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो वो जॉब का जो है या इमिग्रेशन का पॉइंट सिस्टम बेस जो है वो वाला पाथवे लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। स्टडी के लिए उनके लिए फिर ये कि बैकफुट पे जाना पड़ेगा उनको, और सम टाइम नेचुरली जाहिर सी बात है कि आपका स्टडी गैप आ जाता है, और 10-12 साल का, तो उसके बाद जो है वो इतनी हिम्मत नहीं रहती कि आप फिर दोबारा स्टडी करें। हाँ, एक दूसरा ऑप्शन ये है जो न्यूजीलैंड की अंदर है, मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर भी शेयर किया था, वो भी आपको लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि उसके अंदर आप अपनी वाइफ को जो है वो स्टडी वीज़े पे यानी एडमिशन इनरोल करवा सकते हैं, और उसकी बेस पे आप एज ए स्पाउस जो है वो ओपन वर्क वीज़ा आपको मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है वर्क की, तो आपको यहाँ पे आप रह भी सकते हैं, बच्चे भी रह सकते हैं साथ साथ, और आपको जॉब भी मिल जाती है। तो अगर उसकी डिटेल आप देखना चाह रहे हैं तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी जो एज ग्रुप है उसकी मैं अलग से एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा, ताकि वो भी फोकस कर सकेंगे वो उनके लिए कौन कौन से पाथवे हैं न्यूजीलैंड आने के। चलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हो सकता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हो, उनको इससे फ़ायदा हो जाए, तो उनके साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।